Hello everyone. In today's class, I am going to start chapter number 8. The chapter name is Cell Structure and Function. सेल कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी क्लास. क्लियर? इन बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है आपका, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे बेसिक चैप्टर जो है सेल, वो चैप्टर 8 है. इसको आपको अंडरस्टैंड करना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत आगे तक आपको काम आएगा. और अगर हमें चैप्टर सेल क्लियर हो जाता है तो हमें इससे रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड और चैप्टर्स और इजीली क्लियर होते हैं. तो बिल्कुल बेसिक चीज है बायोलॉजी की. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. You have already learned that living things around us are either living or नॉन लिविंग. हम अपने आसपास में काफी चीजें लिविंग और नॉन लिविंग देखते हैं. लिविंग मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, एंड नॉन लिविंग मीन्स टेबल, चेयर, फैन, so much things are there. They are non-living things. Okay. Living thing and non-living thing is basic differences. Living thing, living जो भी होगा, living things जो होंगे, they carry out certain basic functions. वो क्या करते हैं? तो certain basic functions जो होते हैं उनको complete करते हैं. What are the basic functions? They are the respiration, digestion, excretion, reproduction, movement, and growth. But non-living objects may not perform one or more these processes. जो non-living things हैं, वो इनमें से कोई भी फंक्शन को नहीं करती. इट्स क्लियर? इनमें से किसी भी फंक्शन को क्लियर नहीं करेंगे. नॉन लिविंग थिंग है, रेस्पिरेशन नहीं करती, रिप्रोडक्शन नहीं करती, है ना. तो ये जो बेसिक चीजें हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में सॉइल, एयर, वाटर, चेयर, हम इन सब चीजों को नॉन लिविंग थिंग में लेके चलते हैं. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग जो भी अर्थ में है, उनमें बेसिक डिफरेंस जो हमने पढ़ा, वो क्या किया, वो जो ऑब्जेक्ट्स, जो ये प्रोसेस, बेसिक फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब नहीं करते हैं, हम उनको लिविंग थिंग बोलते हैं. सॉरी, करते हैं उनको हम लिविंग थिंग बोलते हैं. जो नॉट परफॉर्म दे आर कॉल्ड अ नॉन लिविंग. इट्स क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर. ठीक है. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग. जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना, वो सब लिविंग में इंक्लूड होते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, है ना. वी लर्न वेरी वेल इन दोज पार्टिकल्स इन चैप्टर 2. हम इन सब चीजों के बारे में, लिविंग पार्टिकल्स के बारे में चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रीड किया है कि दे आर द लिविंग. ओके. नेक्स्ट थिंग इज प्लांट लिविंग. ऑल दीज ऑर्गेनिज्म लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. प्लांट एनिमल से क्या है? डिफरेंट है या नहीं है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल दोनों से डिफरेंट है. तो ये लिविंग थिंग्स एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. लेकिन ऑल ऑफ देम मेड अप ऑफ सेल. ये जो होते हैं सबके सब किससे बने होते हैं बेटा? सेल से बने होते हैं. ठीक है. ये सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. ठीक है. चलें, लेट्स स्टार्ट. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. जितने भी living things हैं, उसमें कुछ functions carried out होते हैं. Can you list these functions? क्या आप इन functions की list बना सकते हैं? कि भाई respiration, है ना, reproduction, ये सब हम बहुत easily बता सकते हैं. देखिए, नॉन लिविंग थिंग है, क्या वो रिप्रोडक्शन करते हैं? नो, है ना. हमने कभी नहीं देखा टेबल से टेबल, छोटी टेबल बन गई है, फैन से छोटा पंखा बन गया, ऐसा कभी देखा है? नहीं ना. तो ये इस तरीके के नॉन लिविंग थिंग्स जो है, इस तरीके से किसी भी तरीके का फंक्शन नहीं करते. भाई कोई ब्रीथिंग ऑर्गन है टेबल के? नहीं है. तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. जो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है, उनमें जो वेरियस फंक्शंस जो लिविंग थिंग करते हैं, हम उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. You shall learn about the basic structure unit of an organ, which is the cell. तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उन ऑर्गन्स को कंप्लीट करने के, देखिए रेस्पिरेशन है तो किसके थ्रू होगा? लंग्स के थ्रू होगा. तो वो जो ऑर्गन बना है ना, वो किसका बेसिक चीज क्या है बेटा? सेल है. इसकी बेसिक चीज क्या है बेटा? सेल है. ठीक है. सेल्स में भी कंपेयर्ड टू ब्रिक. सेल्स को किससे कंपेयर कर सकते हैं? हम ब्रिक से कर सकते हैं. ठीक है. आप सब यहाँ पर अच्छे से देखिए. इसके अंदर हमारे पास में ये
एक मान लीजिए सपोज करते हैं कि ये जो पिक्चर है वो एक ब्रिक की है। क्लियर? बहुत सारी ब्रिक मिलकर एक वॉल बनाती है। आपको पता है कि बहुत सारी ब्रिक मिलकर क्या बनाएंगी, एक वॉल बना देंगी। इस तरीके का अरेंजमेंट ये ब्रिक करती है और इसी तरीके से हमारी पूरी वॉल प्रिपेयर हो जाती है। तो दिस इज वे ब्रिक। नेक्स्ट, और ये क्या बन गई, अपनी वॉल बन गई। तो सारी वॉल्स मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, एक रूम बना देगी। तो ये हम सपोज करते हैं 4 वॉल्स हो गई और ये हमारा प्रिपेयर हो गया। क्या चीज प्रिपेयर हो गई बेटा, रूम प्रिपेयर हो गया। ठीक है, दिस इज अवर रूम। ओके, नेक्स्ट वन है, बहुत सारे रूम मिलकर हमारा क्या बन जाता है बेटा, हाउस बनता है। ये हमारे हाउस में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। तो ये मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि ये हमारा 1 रूम, ये हमारा 3rd रूम, ये हमारा दूसरा रूम, ये हमारा दूसरा, और ये सब मिलकर एक हमारा क्या बन जाता है बेटा, हाउस बन जाता है। क्लियर? और बहुत सारे हाउस मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत सारे हाउस मिलकर एक पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सोसाइटी। ठीक है, सेम इसी तरीके से, इसी वे में, जैसे हमने ब्रिक का कंपैरिजन यहाँ पर किससे कर रहे हैं बेटा, ब्रिक का कंपैरिजन कर रहे हैं हम सेल से। तो जैसे एक पूरे हाउस को या पूरी सोसाइटी को बनाने के लिए जो बेसिक चीज स्टार्ट हुई वो क्या हुई बेटा, ब्रिक स्टार्ट हुई। एक हाउस के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या हुई, ब्रिक। सेम वैसे ही हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम बनता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन होकर, बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या मेक करती हैं, टिश्यू मेक करती हैं। तो मोर देन 2 सेल्स कंबाइन टुगेदर मेड अप ऑफ मेक अ टिश्यू। टिश्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन एक जनरल टर्म रीड करें कि सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को लेकर चले तो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। माउथ अलग है, ठीक है, हमारा ईसोफेगस अलग है, फेरिंगस अलग है, नेक्स्ट हमारा स्टमक अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है। तो ये सारे ऑर्गन अलग अलग हैं। ठीक है, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम, सॉरी, ये सारे के सारे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में मिलकर क्या बना देंगे, ऑर्गेनिज्म। सारे सिस्टम आपस में मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गेनिज्म। तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं, जैसे एक सोसाइटी या हाउस के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा, ब्रिक है ना। सेम वैसे ही हमारी बॉडी के लिए या लिविंग बीइंग की बॉडी के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। तो मोर देन सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या मेक करती हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। सपोज माउथ बनाया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ऑर्गन्स है। ठीक है, और ये ऑर्गन्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, फूड पाइप, हमारा माउथ, बक्कल कैविटी, ये सब आपस में मिल जाता है तो एक ऑर्गन सिस्टम बन गया जिसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बोलने लगे। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या बना दिया, पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी हमारी पूरी बॉडी प्रिपेयर हो गई। ठीक है, दैट्स वाई, इसी वजह से हम सेल को क्या बोलते हैं बेटा, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। भाई ऑर्गन सिस्टम में फंक्शन कर रहा है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी को मिक्स कर रहा है, बना रहा है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल। तो आपको सेल की डेफिनेशन में ये लाइन याद कर लेनी है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर सेल। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर ऑफ अवर बॉडी। हमारी सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म की, बॉडी की। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हमने कंपैरिजन कर लिया, किसके थ्रू किससे कंपैरिजन किया है, हमने कंपैरिजन किया है ब्रिक से। और कैसे किया है हमने अच्छे से समझा। तो जैसे ब्रिक एक बिल्डिंग प्रिपेयर कर रही है, वैसे ही सेल क्या कर रही है, एक हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसको प्रिपेयर कर रही है। Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. जो सेल है वो असेंबल होती है, सारे सेल्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी प्रिपेयर करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज 8.1 डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में सेल का, हमारी पूरी बॉडी इसने बनाई है, तो इसको सबसे पहले इसका डिस्कवर कौन से साइंटिस्ट ने किया था? साइंटिस्ट नेम क्या है? हु डिस्कवर सेल? रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया था बेटा? वापस देखिए, रॉबर्ट हुक। कब किया था? when he discovered 1665, when he discovered 1665, ठीक है। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या चीज होती है बेटा? कॉर्क एक होता है जो बार्क होती है ना ट्री की बार्क, कौन सा हिस्सा? स्टेम के ऊपर, ट्री के ऊपर एक मोटी सी छाल प्रेजेंट होती है, बार्क प्रेजेंट होती है, उसी का एक पार्ट क्या होता है? कॉर्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या किया? उस कॉर्क को स्टडी किया, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे, और देखा, उसको ऑब्जर्व किया और उसकी जो भी स्ट्रक्चर थी उसको बताया, ठीक है। He noticed the partitions, boxes और compartment in the cork slice. उन्होंने देखा कि जो कॉर्क स्लाइस है उसमें बहुत सारे पार्टीशन है। आप इस पिक्चर को थोड़ा और ध्यान से देखिए कि कितने सारे पार्टीशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। छोटे छोटे इस तरीके से कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे ना। लुक एट दिस पिक्चर, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके के अलग अलग आपको पिक्चर्स में इस तरीके के कॉलम यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहे होंगे, है ना। तो उन्होंने देखा जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इन्होंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए। ये जो ब्लॉक्स है ना, इन्हीं को उन्होंने क्या बोला है बेटा? कंपार्टमेंट बोला है। तो इस पैराग्राफ के अंदर देखिए 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? हु ऑब्जर्व, सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था सेल किया? तो क्या, what's his name? Robert Hooke. When he discovered 1665, किसने ऑब्जर्व किया था? है ना। तो कॉर्क सेल के अंदर, कॉर्क से, और व्हाट इज द कॉर्क? कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या होता है? एक पार्ट होता है किसका? बार्क का। ट्री की बार्क जो होती है उसका एक पार्ट होता है। अब उन्होंने क्या किया? जो बार्क थी उसकी थिन स्लाइस ली और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो व्हाट विल सी? उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, व्हाट विल सी? इन्होंने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके के कंपार्टमेंट्स बने हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस तरीके के कंपार्टमेंट्स वहां पर बने हुए थे, ठीक है। These boxes appeared like a honeycomb. ये जो कंपार्टमेंट्स हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये कंपार्टमेंट्स जो हैं, ये कंपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं बेटा? किसके जैसे दिखाई दे रहे हैं? हनी कॉम के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने हनी कॉम का बी हाइव देखा होगा, है ना। तो हनी कॉम की जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं उसके अंदर वैसे ही ये कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे, ठीक है। ही ऑल्सो नोटिस द वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय द वॉल ऑफ पार्टीशन। एक बॉक्स दूसरे वॉल से सेपरेटेड है एक वॉल के थ्रू, ठीक है। हु कॉइंड द टर्म ऑफ सेल। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को या इस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को क्या बोला बेटा? सेल वर्ड दिया। तो आपको सेल वर्ड कॉइन किसने किया था? वो भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था। व्हाट हुक ऑब्जर्व बॉक्सेस एंड सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। जो ये हुक ने जो इनको ऑब्जर्व किया, इन कंपार्टमेंट्स को सेल दिया, उन्होंने कहा ये जो बॉक्सेस हैं ये क्या है? कॉर्क ऑफ सेल्स ही है। और एक मेजर बात कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के अंदर ये ऑब्जर्व किया था। कौन सी सेल्स में? डेड सेल में ये ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। तो डेड सेल में इसको ऑब्जर्व करने का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर ये कुछ सेल्स लाइव होती हैं बेटा, कुछ सेल्स डेड होती हैं। तो जो आपकी ट्री की बार्क सेल्स होती है ना, वो सब डेड सेल्स होती है, ठीक है। ट्री की जो बार्क होंगी वो क्या होंगी? सब डेड सेल्स होती हैं। और ये डेड सेल्स जो हैं किसमें होंगी? इन डेड सेल्स में ही रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले देखा था और उनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रो। सेल की आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे उसके स्ट्रक्चर से क्या था वो सब आगे स्टडी हुआ किसकी डिस्कवरी के बाद में। ये जो रॉबर्ट हुक ने जिस माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया था ना, वो बहुत सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप था। अब जैसे जैसे डेवलप माइक्रोस्कोप आए 1 to 50 ईयर्स में, तो धीरे धीरे सेल की स्ट्रक्चर के ऊपर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गया। वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इट इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में और अच्छे से नॉलेज ले पाए। किस वजह से? कि हाईली मैग्निफिकेशन के, हाई मैग्निफिकेशन मतलब कि वो बहुत ही डीपली, उसको बहुत ही मैग्नीफाई करके हम उसकी स्ट्रक्चर को देख सकते थे, ठीक है।
मैग्नीफाई स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज 8.2 द सेल। हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि सेल जैसे बिल्डिंग में ब्रिक वर्क करती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सेल स्ट्रक्चर जो है वो होती है। द बिल्डिंग्स टू बिल्ड अप सिमिलर ब्रिक्स have different designs, shapes, sizes similarly in the living world. ये भी जैसे ब्रिक्स भी डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट डिजाइन की, डिफरेंट साइजेस की होती है, वैसे ही सेम टू सेम सेल भी डिफरेंट शेप, साइज एंड डिजाइन की होती है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर वन अनदर। आप देख रहे होंगे लिविंग वर्ल्ड में प्लांट एनिमल से डिफर है, एनिमल और प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफर, मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल डिफर होते हैं, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। जैसे ब्रिक बहुत सिंपल दिख रहा है आपको कि भाई ब्रिक बहुत सिंपली स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल की इतनी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होती है जैसे कि ब्रिक की होती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मीनिंग जैसे कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, कुछ सेल ऑर्गेनल्स होंगे। ये आपके जैसे ब्रिक है, ये ब्रिक्स का डायग्राम जैसे ब्रिक्स अरेंज होती है ना हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए, वैसे ही ये सेल जो है पूरी बॉडी को बनाने के लिए होती है। ये जो है ऑनियन पील का एग्जांपल है। आपने कभी ऑनियन खाई होगी तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी एक लेयर होती है, वाइट ट्रांसपेरेंट लेयर। उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, उसको स्टेन करके इसको माइक्रोस्कोप में देखा हुआ है तो ये इस तरीके की पिक्चर हमें दिखाई देती है। तो सेल में एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम सेल के बारे में पहले और स्टडी करने से पहले एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं जिसमें आपको अंडरस्टैंड होगा, अच्छे से आपको नॉलेज मिल पाएगी कि सेल क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ओके, of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER.
Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. हाँ, यस क्लास। आप लोगों ने देखा, इसमें आपको काफी नाम नए भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना? काफी नाम आपको सुने सुनाए लग रहे होंगे, है ना? तो इसके अंदर देखिए, आपको ये बताने का मीनिंग सिर्फ इतना था कि जो सेल है, जितना इजी इसका वर्ड है, इतनी इजी इसकी स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर काफी सारी चीजें मिक्स होती है,
और आपने ये भी देखा इसमें कि जो सेल जो है बेसिक यूनिट एक सेल है। आपने जितना भी इसमें फंक्शन देखा या स्ट्रक्चर देखा सबका सब इस सेल के अंदर ही होता है। इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म है या माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन रीड करेंगे, लेकिन हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो उतनी इजी नहीं है जितनी कि ब्रिक की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? ब्रिक जितना सिंपल दिखाई देता है उतनी स्ट्रक्चर सेल की क्लियर नहीं है ना। उसमें और भी चीजें होती है, जैसे एक्सक्लूड लाइक आपने जेली सब्सटेंस देखा होगा जिसको हमने साइटोप्लाज्म बोला है ना। बीच में एक सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस देखा। आप ये वर्ड्स बोलोगे तो आपको पिक्चर थोड़ी इमेजिनेशन में आएगी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट लाइक दिस, है ना। तो सेल जो होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई सेल को जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है, अपने सिंपलर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। नेक्स्ट हमने देख यहाँ पर भी रीड कर रहे हैं कि जो सेल है तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुए वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे सेल भी इम्प्रूव होना, मतलब सेल के हम स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में और अच्छे से नॉलेज लेने लगे। यानी हमारे दिमाग में ये बात क्लियर आ रही है कि सेल जो है बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा पार्ट है जिनको हम अनएडेड आईज या विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सेल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल भी होती हैं, माइक्रोन्स में भी होती हैं, लेकिन सेल्स हमें नेक्ड आई से भी, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो हमें नेक्ड आई से भी दिखाई देती हैं। जैसे हैन का जो एग है, हैन का एग देखा होगा ना, मुर्गी का जो एग है, जो हैन एग है, हम बहुत इजीली देख पाते हैं, है ना। विदाउट माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं कि दिस इज अ हैन एग, हैन एग, है ना। तो वो भी जो एक पूरा एग होता है वो एक सेल का ही एग्जाम्पल है। पूरा एग जो है वो एक सेल का एग्जाम्पल है। किसी की भी लाइफ जो स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। अब हम देख रहे होंगे कि भाई हाँ, सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो उस एग एक सिंगल सेल से बनी हुई चीज है, तो उससे इतनी बड़ी हैंड या चिक कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग फॉर्म जो उस एग की होती है वो बहुत ही सिंपल सिंगल सेल होता है। आफ्टर डिवीजन वन सेल से डिवाइड होकर टू सेल, टू सेल से डिवाइड होकर फोर सेल, फोर से एट, एट से 16, 16 से 32, इस तरीके से सेल्स डिवाइड होकर एक ऑर्गेनिज्म, हैन का एग है तो हैन बना देती है, चिक बना देती है ना। ह्यूमन है तो ह्यूमन की बॉडी बन जाती है। इस तरीके से सेल डिवाइड होकर एक न्यू स्ट्रक्चर मेक करती है। इट्स क्लियर? ओके। हमने पढ़ा कि हैंड को हम माइक्रोस्कोप से भी तो देख सकते हैं, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो हम विदाउट माइक्रोस्कोप या अनएडेड आइज से भी देख सकते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है वो कौन सी होगी बेटा? लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग की होती है। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जो एग होता है ना हैन का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सिंगल सेल को, बट इज बिग इनफ टू सीन बाय द अनएडेड आई। लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि हमें अनएडेड आई से इजीली दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिज शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।